Hello friends, good morning. In this video we will discuss class 10 exercise 5.1 question first part number 3. तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी नीचे आपको सिचुएशंस दी हुई हैं, उस सिचुएशन से आपको नंबर्स की लिस्ट बनानी है और नंबर की लिस्ट बनाने के बाद उसको चेक करना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और उसके लिए रीज़न लिखना है आपको वाई। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदने की आपको कॉस्ट दे रखी है। डिगिंग का मतलब खोदना और वेल का मतलब कुआं, यानी कुआं खोदने की कॉस्ट दी हुई है। क्या कॉस्ट है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर अगर खोदोगे उसके लिए कॉस्ट आपकी दी हुई है ₹150 एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि उसके बाद हर 1 मीटर के लिए आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, ₹50। यानी 1 मीटर अगर वेल को आप खोदते हो तो उसकी कॉस्ट है ₹150, उसके बाद 50 रुपये बढ़ जाती है हर मीटर के साथ। 2 मीटर खोदोगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि 150 प्लस में 50 कितना हो जाएगा, 200। और फिर 3 मीटर अगर खोदोगे आप तो कितना हो जाएगा, 200 में 50 और ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये 250। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितने रुपए है, ₹150। तो लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल वन मीटर। एक मीटर की कॉस्ट कितने रुपए है, ₹150। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 2 मीटर। अगर 2 मीटर आपको खोदना है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 में 50 रुपये ऐड हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, 150 प्लस में 50 कितना बन के आएगा, इज इक्वल टू में ₹200। तो अगर 3 मीटर खोदना उसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 3 मीटर इज इक्वल टू, यानी 200 प्लस में 50, 50 रुपये इसमें और बढ़ जाती है तो कितना बन के आएगा, ₹250। ऐसे ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल 4 मीटर। 4 मीटर के लिए क्या कॉस्ट होगी, यानी 250 के अंदर 50 ऐड कर देंगे तो कितना बन के आएगा, ₹300। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ नंबर बनाओगे तो क्या बन के आएगा, पहले तो 150, फिर 200, फिर 250 और फिर 300। तो क्या लिखेंगे, 150, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ से D1 निकालेंगे पहले, D1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 200 में से 150 माइनस करेंगे, 200 माइनस का 150 इज इक्वल टू में कितना बन के आएगा, ये 50। D2 निकालेंगे वो कितना बन के आएगा, यानी इस 250 में से 200 माइनस करेंगे, 250 माइनस का 200 कितना बन के आएगा, ये भी 50। और D3 निकालेंगे तो कितना बन के आएगा, यानी 300 में से कितना माइनस करेंगे, 250, तो ये भी बन के आएगा 50। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू देखो, D1, D2 और D3 की क्या है, सेम है ना, तो क्या लिखेंगे, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यानी तीनों के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आया है, सेम। तो हैंस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये रीजन लिखना था, हमने ये रीजन लिख दिया कि तीनों केस में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया है, इसलिए ये क्या है, AP है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो क्या है,
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? सालाना, यानी कि एक साल के लिए जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो कितना लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 8%। और कितना रुपए डिपॉजिट करवाने हैं? 10,000। तो जो रुपए डिपॉजिट करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। यानी कि ये तो आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू यानी पी। और ये जो 8% है जिस नंबर में परसेंटेज लगा हुआ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो ये हमारा रेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो इससे आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स बना के ये चेक करना है कि क्या ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? पी की वैल्यू है हमारे पास कितना? 10,000 रुपीज़। और आर की वैल्यू कितना है? यानी 8%। ये चीज़ें दे रखी हैं आपको, रेट और प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर दिया मान लो हमने CI से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इस पूरे की पावर N और माइनस में P। P का मतलब तो क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। और R का मतलब क्या है? रेट। और N का मतलब क्या है? ये जो पावर में N लगाया है इसका मतलब है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए डिपॉजिट करवाया है पैसा। और ये माइनस में P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। तो ये तो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो वहाँ से जब अमाउंट निकालनी होती है ना, तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसके लिए ये जो P लगा रखा है ना, इस P को छोड़ देना माइनस का, सिर्फ ये जो निकल करके आएगा वो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या? P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इसकी पावर N। ये चीज़ याद रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला तो चाहे आप याद रखो या ना रखो, लेकिन आप अमाउंट का ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्या? P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पूरे की पावर कितना हो जाएगा? N। N का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला लगा करके आपको नंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो देखो क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ मनी फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल जो हमारा अमाउंट बन के आएगा वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल देखो यहाँ पे कितना है? 10,000। और 1 प्लस में R की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय 100। पहले ईयर के लिए तो ईयर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या बन के आएगा? अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और पावर में कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए पावर में कितना आ जाएगा? 3। अमाउंट ऑफ मनी फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए कितना आएगा? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और पावर में कितना लगा देंगे? 3। और 4 ईयर के लिए निकालना है तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ मनी फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए कितना हो जाएगा ये? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर कितना हो जाएगा? ये 4। तो देखो लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन के आया? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर पहले तो 1। फिर कितना बन के आया? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर 2। नेक्स्ट क्या बन के आया? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 पावर में कितना लिखोगे? 3। और उसके बाद क्या बन के आया था? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 4। ऐसी मान लो आप आगे निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सो ऑन। D1 और D2 यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ से और यहाँ इन दोनों को जब चेक करते हैं, इसमें तो पावर में 1 है, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 3 है और यहाँ पे पावर में 4 है। यानी जिसमें पावर ऐड होती जाती है ना, तो वो हमारी AP ना होकर के क्या बनती है? GP बनती है। और ये जो GP का कंसेप्ट है वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे।
इसमें फिलहाल ऐसे याद रख लेना कि जिसमें पावर बढ़ती है वो क्या होती है हमारी जीपी। तो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली कॉमन डिफरेंस is not same for each case, is not same for each case। यानी हर केस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका, अलग अलग आएगा। अगर आप चाहते हो कि करके देखना कि सेम कैसे नहीं आया तो आप इसको कैलकुलेट करके वैसे रफली देख सकते हो, लेकिन पेपर में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो आप अलग आंसर आएगा दोनों का। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, हैंस इट इज़ नोट एन एपी। ये क्या नहीं है, एपी नहीं है।